अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक तफसीली जायजा ले रहे हैं द सर्ल कंपनी लिमिटेड का, जिसे आमतौर पर SERL कहा जाता है। ये पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री की एक अहम कंपनी है और हमारे पास एक ताज़ा मालियाती तज्जियाती रिपोर्ट है 8 सितंबर 2025 की, जिसकी बुनियाद पर हम ये गुफ्तगू करेंगे। मकसद ये समझना है कि SERL आज कहाँ खड़ी है, आगे क्या हो सकता है और क्या ये सरमायाकारी के लिए दिलचस्प है। जी बिल्कुल। रिपोर्ट तो कहती है बाय मतलब खरीदने का मशवरा है और जून 2026 तक कीमत का हदफ PKR 140 फी शेयर दिया है, जो अभी की कीमत से कोई 22% ज्यादा है। जी हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि SERL कोई नई या छोटी कंपनी नहीं है। पाकिस्तान में सेल्स के लिहाज से 5वीं बड़ी फार्मा कंपनी है ये। ओहो, 5वीं बड़ी? जी, और उससे भी अहम बात, इनका जो ग्रॉस मार्जिन है, यानी फरोख्त से होने वाली आमदनी में से बुनियादी अखराजात निकालने के बाद जो मुनाफा बचता है, वो पूरे सेक्टर में दूसरा सबसे ज्यादा है। अच्छा, ये तो काफी मुतासिर कुन बात है। बिल्कुल, इसी पसे मंजर में ये तज्जिया और भी दिलचस्प हो जाता है। तो आइए फिर उसी बाय वाली बात से शुरू करते हैं। रिपोर्ट क्यों कह रही है कि ये शेयर खरीदना चाहिए? पहली वजह तो वो बता रहे हैं कीमतों पर से कंट्रोल का खात्मा, डीरेगुलेशन जिसे कहते हैं। जी, ये बहुत बहुत अहम नुक्ता है। देखें, CRL की तकरीबन 80% जो दवाइयां हैं ना, वो गैर ज़रूरी या नॉन एसेंशियल कैटेगरी में आती हैं। 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, तो डीरेगुलेशन का मतलब हुआ कि कंपनी अब इनकी कीमतें मार्केट के हिसाब से बेहतर तौर पर तय कर सकती है। पहले हुकूमत कंट्रोल करती थी। तो मुनाफा बढ़ाने की गुंजाइश पैदा हुई। बिल्कुल, और ये सिर्फ थियरी नहीं है, इसका असर हमने माली साल 2025 के पहले 9 महीनों में यानी 9MFY25 में देखा भी है। इनका ग्रॉस मार्जिन 3% पॉइंट्स बढ़कर 49% हो गया। वाह, 49% ग्रॉस मार्जिन, ये फार्मा में तो बहुत अच्छा समझा जाता होगा। जी बहुत अच्छा है, ये सेक्टर में दूसरा सबसे ज्यादा है। अच्छा, तो डीरेगुलेशन एक बड़ी वजह हुई। रिपोर्ट में बेहतर मौशी हालात और शरह सूद में कमी का भी जिक्र है। इसका क्या असर हुआ? हाँ, इसका भी बड़ा मुस्बत असर पड़ा है, खास तौर पर कंपनी के मालियाती अखराजात यानी फाइनेंस कॉस्ट्स पर। ये वो खर्चा है जो कर्ज पर सूद की अदायगी पर होता है। अच्छा, तो 9MFY25 में ये अखराजात पिछले साल के उसी अरसे के मुकाबले में 35% कम हुए हैं। 35% कमी, ये तो बहुत ज्यादा है। जी, इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो मुल्क में वैसे ही शरह सूद कम हुई, और दूसरा जो ज्यादा अहम है, कंपनी ने खुद अपना काफी सारा लंबी मुद्दत का कर्ज अदा किया है। ओ, कर्ज वापस किया है? जी, इनका डेट टू इक्विटी रेशो मतलब कंपनी पर कुल कर्ज का उसके अपने सरमाए से तनासुब जून 2024 में 32% था, जो मार्च 2025 तक कम होकर सिर्फ 24% रह गया। ये बहुत बड़ी बेहतरी है, क्योंकि माजी में यही ज्यादा सूद का खर्चा CL के मुनाफे को बहुत दबाता था। तो ये तो बुनियादी तौर पर कंपनी की माली सेहत बेहतर होने वाली बात हुई। अच्छा, और वो जो सेहत पर फीकस खर्चा बढ़ रहा है पाकिस्तान में और दवाइयों की मांग, उसका क्या किरदार है? जी, वो भी एक मुस्बत उनसर है। जैसे जैसे लोगों में सेहत का शऊर बढ़ रहा है और खर्च करने की सकत बेहतर हो रही है, फार्मा प्रोडक्ट्स की मजमूई डिमांड तो बढ़ ही रही है। ठीक। और एक और छोटी लेकिन अहम बात, वो जो दवाइयां बनाने के लिए बुनियादी अज्जा होते हैं, APIs, उनकी इंपोर्ट पर ड्यूटी 0 कर दी गई है। उससे भी लागत कम रखने में मदद मिलती है, यानी मार्जिन को सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल। तो ये तो हो गई बुनियादी वजूहात, डीरेगुलेशन, कर्ज में कमी, डिमांड। लेकिन आपने शुरू में जिक्र किया था कि रिपोर्ट में नई प्रोडक्ट्स का भी जिक्र है, वो क्या है? जी, वो मुस्तकबिल की ग्रोथ के लिए बहुत अहम है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले जरा हालिया कारकर्दगी देख लें। हाँ, ये जरूरी है। तो 9MFY25 यानी पिछले 9 महीनों में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया? रिपोर्ट कहती है कि मजमूई आमदनी, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1% कम हुई है पिछले साल से। PKR 21.9 अरब रही। ये कमी क्यों? जी, आमदनी में हल्की सी कमी जरूर है, लेकिन असल कहानी इसके अंदर है। जैसा हमने कहा, ग्रॉस मार्जिन बहुत बेहतर हुआ, 46% से बढ़कर 49% हो गया। ठीक है।
अब आते हैं निचली लाइन पर। पूरी कंपनी को मिलाकर देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पर, तो टैक्स के बाद नुकसान हुआ, लॉस आफ्टर टैक्स, तकरीबन PKR 285 मिलियन का। नुकसान? अभी तुम इतनी मुस्बत बातें कर रहे थे। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक लेकिन है। ये नुकसान पिछले साल के उसी अरसे के PKR 596 मिलियन के नुकसान से 52% कम है, तो नुकसान आधे से भी कम रह गया। ओह अच्छा, तो बेहतरी तो है। जी, और फी शेयर नुकसान LPS वो भी PKR 1.15 से कम होकर PKR 0.62 रह गया। ये बड़ा अजीब सा नहीं लगता कि मार्जिन बेहतर हो रहा है, कर्ज कम हो रहा है, लेकिन मजमूई तौर पर कंपनी नुकसान में है? हाँ, ये समझने वाला नुक्ता है। देखें, ये जो मजमूई नुकसान है ना, उसमें वो कारोबार भी शामिल हैं जिन्हें कंपनी बंद कर रही है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। अच्छा, तो इनके नुकसानात भी इसमें शामिल हैं। अगर आप सिर्फ CRL के अपने बुनियादी फार्मा के कारोबार को देखें, जिसे स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस कहते हैं, जी, तो वहां नुकसान नहीं बल्कि PKR 269 मिलियन का खालिस मुनाफा हुआ है, और ये मुनाफा पिछले साल के इसी अरसे से 1.4 गुना ज्यादा है। अरे वाह, तो असल कारोबार तो मुनाफे में है और बढ़ भी रहा है। बिल्कुल, बुनियादी कारोबार की सिमत बिल्कुल ठीक है। मजमूई नुकसान उन पुराने मसलों की वजह से है जिन्हें अब खत्म किया जा रहा है। ये बहुत अहम वजाहत थी, शुक्रिया। तो अब आते हैं उस हिकमत अमली पर जिसने मुझे बहुत मुतजस्सिस किया है, नई प्रोडक्ट्स और पोर्टफोलियो की तोसी, खास तौर पर वो बायोसिमिलर्स और ज़ियाबतीस वाली दवाइयाँ। जी, ये CRL की मुस्तकबिल की ग्रोथ का आप कह लें मरकजी सुतून है। हाल ही में इन्हें डेनोसुमैब इंजेक्शंस की मंजूरी मिली है। डेनोसुमैब, ये किस लिए होता है? इसकी 2 किस्में हैं। एक 60 mg जो ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के भुरभुरेपन के लिए है, और दूसरी 120 mg जो कैंसर की वजह से हड्डियों में होने वाली पेचीदगियों के लिए है। अच्छा, और ख़ास बात यह है कि ये पाकिस्तान में मकामी तौर पर मार्केट होने वाली अपनी नौयत की पहली प्रोडक्ट है। इसे चीन की एक कंपनी है मैबवेल फार्मास्यूटिकल्स, वो बनाएगी, और सील के पास पाकिस्तान में इसे बेचने के खसूसी हुकूक होंगे। मकामी तौर पर मार्केट होने वाली पहली, तो क्या उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी पहल करने का फायदा मिलेगा? ये तो कोई खास किस्म की दवा लगती है। जी बिल्कुल, मुमकिन तौर पर मिलेगा। और ये सिर्फ एक दवा नहीं, ये सील का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम है। ये बायोलॉजिक्स यानी हयातियाती अद्वियात के पेचीदा और ज्यादा मुनाफे वाले मैदान में दाखला है। डेनोसुमैब एक बायोसिमिलर है? मतलब ये किसी बहुत महंगी असली हयाती अद्वियात की मंजूर शुदा तकरीबन वैसी ही लेकिन कम कीमत कॉपी होती है। ये ऐसी मार्केट को टारगेट कर रही है जहां अभी सिर्फ बहुत महंगी इंपोर्टेड दवाइयां हैं, जैसे एमजिन की प्रोलिया और एक्जेवा। तो सील का वर्जन सस्ता होगा? उम्मीद तो यही है कि काफी सस्ता और ज्यादा लोगों की पहुंच में होगा। अलबत्ता देखना होगा कि डॉक्टर और मरीज इसे कितनी जल्दी अपनाते हैं। और ये मेविल के साथ शराकतदारी, क्या इससे और भी ऐसी दवाइयों का रास्ता खुलेगा? जी बिल्कुल खुल सकता है। मुस्तकबिल में शायद CL इसे खुद यहाँ बनाने भी लगे। ये तो वाकई एक बड़ा कदम है। अच्छा, इसके अलावा ज़ियाबीतीस के लिए भी कुछ नया आया है? सेमाग्लूटाइड का जिक्र था। जी हाँ, ये शायद उससे भी बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। CL ने सेमाग्लूटाइड का जेनेरिक वर्जन गोली की शक्ल में लॉन्च किया है। सेमाग्लूटाइड, ये वही तो नहीं जो आजकल वजन कम करने के लिए भी बहुत मशहूर है, ओज़ेम्पिक वगैरह? जी बिल्कुल वही। ये टाइप 2 ज़ियाबीतीस के लिए है और वजन कम करने में भी मददगार है। अब सोचें, पाकिस्तान में इसका जेनेरिक और वो भी गोली की शक्ल में, ये एक बहुत बहुत बड़ी मार्केट में दाखिला है। कितनी बड़ी मार्केट, कोई अंदाजा है? अंदाजा आप यकीन नहीं करेंगे। पाकिस्तान में तकरीबन 34.5 मिलियन यानी 3,45,00,000 बालिग अफराद ज़ियाबीतीस का शिकार हैं। ये आबादी का तकरीबन 26% बनता है। 34.5 मिलियन, या अल्लाह, ये तो नाकाबिले यकीन है। जी, और फिलहाल इस दवा का जो इंजेक्शन वाला वर्जन है ओज़ेम्पिक, वो बहुत महंगा है, कोई 25,000 रुपए से शुरू होता है। CL का सस्ता गोली वाला मुतबादिल मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा ले सकता है, खास तौर पर पाकिस्तान जैसी मार्केट में जहां कीमत बहुत अहम होती है। बिल्कुल, ये CL की आमदनी में इनकलाब ला सकता है। लेकिन क्या उसमें कोई पेटेंट वगैरह का मसला नहीं आएगा? वो जो बड़ी कंपनी है नोवो नॉर्डिस्क, क्या वो आसानी से ये होने देगी? देखें,
पेटेंट के मामला तो होते हैं, लेकिन हम यही फर्ज करेंगे कि सीएल ने अपना होमवर्क किया होगा। मुकाबला जरूर होगा, लेकिन कीमत का फर्क बहुत बड़ा हो सकता है और गोली इस्तेमाल करना इंजेक्शन से आसान भी है। ये बात तो है। अच्छा, एक और बायोसिमिलर का नाम भी था, एडुलुमाब। जी, अडालुमाब। इसे पिछले माली साल FY24 में मंजूरी मिली थी। ये पाकिस्तान का पहला मुकामी तौर पर तैयार करदा बायोसिमिलर है। ये गालिबन जोड़ों के दर्द वगैरह, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों के लिए है। पहला मुकामी तौर पर तैयार करदा, ये भी अहम है। जी, और इन बड़ी नई दवाओं के अलावा रिपोर्ट कहती है कि 200 से ज्यादा और प्रोडक्ट्स भी तैयारी या मंजूरी के मराहिल में हैं। 200 से ज्यादा? जी, तो पाइपलाइन काफी मजबूत लग रही है और साथ साथ ये लोग एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं, खास तौर पर GCC यानी खलीजी ममालिक और CIS यानी वस्ती एशियाई रियासतों में। वाकई नई प्रोडक्ट्स की लाइन तो बहुत मुतासिरकुन है। अब आते हैं एक और अहम चीज पर, वो जो ज़ेली कंपनी बेची है, साल्ट पाकिस्तान लिमिटेड यानी SPL, उसका क्या मामला है? हाँ, ये भी एक बहुत अहम फैसला था। सर्ल ने ये अपनी मुकम्मल मिल्कियती ज़ेली कंपनी थी, उसे बेच दिया है। तकरीबन 10.5 अरब रुपए, PKR 10.5 अरब में। 10.5 अरब? जी, और इसमें से तकरीबन आधी रकम कोई 5 अरब रुपए माली साल 25 की तीसरी समाही में मिल भी गई है। अच्छा, तो इस पैसे का क्या किया? इसका बुनियादी इस्तेमाल हुआ है लंबी मुद्दत के कर्जे उतारने में। ओह, तो ये कर्ज कम करने की हिकमत अमली का हिस्सा था। बिल्कुल, और उसका असर फौरन नजर आया। जून 2024 में कंपनी पर कुल कर्ज तकरीबन 11 अरब रुपए था। वो मार्च 2025 तक कम होकर 7.8 अरब रह गया। वाह, काफी बड़ी कमी है। जी, और बाकी रकम भी अगले 2 सालों में आनी है, तो कर्ज और कम होगा। तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में सूद का खर्चा यानी फाइनेंस कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल, नुमाया कमी आएगी। कंपनी के पास कैश भी बेहतर होगा और सबसे अच्छी बात, कई सालों बाद अब उम्मीद है कि माली साल 2026 से कंपनी दोबारा डिविडेंड देना शुरू कर देगी। डिविडेंड? अच्छा। जी, रिपोर्ट में तो माली साल 26 के लिए PKR 1 फी शेयर डिविडेंड की पेशगोई भी की गई है। तो इस एक कदम ने वो सबसे बड़ा मसला हल करने में मदद की है जो माजी में सर्ल के मुनाफे को खा रहा था, यानी कर्ज का बहुत ज्यादा बोझ। ये तो वाकई एक बड़ी तब्दीली है। अच्छा, अब आते हैं स्टॉक की वैल्यूएशन पर। मतलब क्या ये शेयर महंगा है, सस्ता है, दूसरी फार्मा कंपनियों के मुकाबले में कैसा है? रिपोर्ट के मुताबिक सियाल का शेयर माली साल 2026 की मुतवक्के कमाई के हिसाब से PE रेशो 21x पर ट्रेड हो रहा है। 21 का PE, ये सेक्टर के मुकाबले में कैसा है? ये सेक्टर की जो औसत है तकरीबन 24x, उससे कम है। यानी मुतवक्के मुनाफे के लिहाज से ये अपनी साथी कंपनियों से थोड़ा सस्ता नजर आता है। सस्ता? लेकिन मुनाफा कब आएगा? अभी तो आपने बताया था कि FY25 के 9 महीनों में बुनियादी कारोबार में थोड़ा मुनाफा था। जी, रिपोर्ट को उम्मीद है कि मुनाफे में बहुत तेजी से बहाली आएगी। माली साल 2025 के पूरे साल के लिए फी शेयर आमदनी EPS का अंदाजा तो सिर्फ PKR 0.5 है। काफी कम। लेकिन माली साल 2026 में यानी अगले साल ये बढ़कर PKR 5.5 होने की तवक्को है। 0.5 से 5.5, ये तो बहुत बड़ा जंप है। जी, बहुत बड़ा, और इसी मुतवक्के जंप की वजह से शायद अभी PE कम लग रहा है। लेकिन अगर मुस्तकबिल इतना अच्छा लग रहा है तो स्टॉक मार्केट में इसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी क्यों नहीं रही हाल में? आपने शुरू में कहा था कि इसने इंडेक्स से भी कम परफॉर्म किया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस साल यानी कैलेंडर ईयर टू डेट सीएल के शेयर ने KSE 100 इंडेक्स से 24% कम और अपने फार्मा सेक्टर से भी 4% कम परफॉर्म किया है। तो लोग मायूस थे? इसकी वजह वही पुराने मसले थे जिन पर अब काबू पाया जा रहा है, यानी कर्ज की वजह से सूद का खर्चा और वो जो कारोबार बंद किए हैं उनके नुकसानात का असर। मार्केट शायद अभी तक उन पुराने मसलों को देख रही थी। अच्छा, तो तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि चूंकि अब बुनियादी चीजें बदल रही हैं, कर्ज कम, मार्जिन बेहतर, नई प्रोडक्ट्स, तो ये जो कम कारकर्दगी रही है ये शायद खरीदने का एक मौका हो सकता है। मतलब मार्केट ने अभी मुस्तकबिल की बेहतरी को पूरी तरह कीमत में शामिल नहीं किया। ये दिलचस्प नुक्ता है।
यानी एक मुमकिना टर्न अराउंड कहानी बन रही है। लेकिन जाहिर है हर सरमायाकारी में कुछ खतरात भी होते हैं। क्या खतरात हैं यहाँ? जी बिल्कुल, खतरात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट में चंद अहम खतरात बताए गए हैं। जैसे कि पहला तो वही खाम माल यानी APIs की कीमतें और डॉलर का रेट। चूंकि ये ज्यादातर बाहर से आते हैं, तो अगर ये महंगे हुए तो मार्जिन कम हो सकता है। ठीक। दूसरा ये कि नई प्रोडक्ट्स जैसे डीनोसुमाब और सेमाग्लूटाइड वो उम्मीद के मुताबिक मार्केट शेयर ना ले पाएं या उनसे इतना मुनाफा ना मिले जितना सोचा जा रहा है। मुकाबला सख्त हो सकता है। हाँ, ये तो होता है। तीसरा, वो जो 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं, उनकी मंजूरी में देर हो सकती है। रेगुलेटरी डिले ये पाकिस्तान में एक हकीकत है। और चौथा, अगरचे कर्ज कम हुआ है, फिर भी सूद का खर्चा शायद उतना कम ना हो जितना उम्मीद है, खास तौर पर अगर शरह सूद फिर बढ़ जाए। सही। ये सब जायज खतरात हैं। तो अगर हम सारी गुफ्तगू का खुलासा करें तो CL एक अहम मोड़ पर है। माजी का बोझ, खास तौर पर कर्ज कम हो रहे हैं, डीरेगुलेशन से मार्जिन बेहतर हो रहे हैं जी, और मुस्तकबिल के लिए खास तौर पर बायोसिमिलर्स और ज़ियाबीतीस जैसे बड़े और मुनाफा बख्श शोबों में नई और मुमकिना तौर पर बहुत कामयाब प्रोडक्ट्स लॉन्च की जा रही हैं। बिल्कुल। तस्वीर तो काफी मुस्बत लग रही है, बावजूद इसके कि पिछले कुछ अरसे में माली दबाव रहा है। तो सरमायाकारी का फैसला अब किस चीज पर मुनहसर होगा? मेरे ख्याल में 2 बुनियादी सवाल हैं। पहला, क्या ये सब मुस्बत चीजें, खासतौर पर नई प्रोडक्ट्स, वाकई मुनाफे में तब्दील होंगी, खासतौर पर माली साल 2026 से, जैसा कि रिपोर्ट कहती है? ठीक है। और दूसरा, क्या कंपनी इन मंसूबों को अमली जामा पहना पाएगी, यानी एग्जीक्यूशन रिस्क? क्या वो ये नई प्रोडक्ट्स कामयाबी से मार्केट कर पाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, इस गुफ्तगू को खत्म करते हुए एक आखिरी सोच सामाइन के लिए। CRL बायोसिमिलर्स में पहल कर रही है, ज़ियाबीतीस जैसी बहुत बड़ी मार्केट में सस्ता मुतबादिल ला रही है। इससे न सिर्फ CRL को फायदा हो सकता है, बल्कि पाकिस्तान में फार्मा का पूरा मंजरनामा बदल सकता है। खासतौर पर जो महंगी जदीद दवाइयाँ आम आदमी की पहुंच से बाहर थीं, उन तक रसाई बढ़ सकती है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि सीरल की ये हिकमत अमली कितनी कामयाब होती है और इसका मार्केट पर क्या असर पड़ता है।